हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक हैं एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन, ठीक है। एरिक एरिक्सन की अगर हम बात करें तो ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। वैसे जो नागरिकता थी इनके पास में, वो नागरिकता यूएसए की थी, ठीक है। और हम बात करें एरिक एरिक्सन के बारे में तो ये नब्बे फ्राइडवादी माने जाते हैं। नब्बे फ्राइडवादी माने जाते हैं। फ्राइडवादी क्यों? क्योंकि फ्राइडवादी कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। और जो एरिक एरिक्सन थे, ये सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, केवल एक बात को छोड़ करके। क्योंकि सिगमंड फ्राइड का मानना था कि बालक के विकास पर जैविक कारकों का यानी कि काम प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि एरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से इनको नब्बे फ्राइडवादी भी माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये उनके विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे। इसके बाद अगर हम बात करें एरिक एरिक्सन को, तो ये ईगो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ईगो ईगो मनोवैज्ञानिक क्यों? क्योंकि इन्होंने ईगो पर सबसे अधिक बल दिया। इनके अनुसार ये बोलते हैं कि जीवन की प्रत्येक अवस्था की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और उन मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जो हमारी अंतःक्रिया होती है, उसी से ईगो का विकास होता है, ठीक है। तो ईगो की वैसे हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ईगो में क्या होता था कि ईगो का मतलब है ये एक व्यक्ति का एक प्रकार होता है जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने बताया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो इच्छा उठती है, उसके बारे में वो 10 बार सोचता है कि वो सही है गलत है, यानी उचित अनुचित सही गलत का वो फर्क इसमें करना सीख जाता है। ये सीख जाता है कि यानी कि परिणाम की कुल मिला के चिंता करता है, ठीक है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल बात की है। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के जो ये चीज़ याद रखने की है वो ये है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, प्रवर्तक कौन है? एरिक एरिक्सन है, ठीक है। और जो इसमें से और जो क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं वो ये है कि नब्बे फ्राइडवादी किसे माना जाता है? तो नब्बे फ्राइडवादी एरिक्सन को माना जाता है। ईगो पर सबसे अधिक बल किसने दिया? तो वो भी एरिक्सन के द्वारा ही दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ फेमस बुक्स की बात करेंगे। फेमस फेमस बुक्स की अगर हम बात करें तो इनकी एक फेमस बुक है चाइल्डहुड चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है। और ये जो बुक पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1950 में, ठीक है। लेकिन अगर इसका जो रिवाइज्ड एडिशन आया था, इसका जो रिवाइज्ड एडिशन जो आया था वो आया था 1963 में। और तभी इसी में ही मनोसामाजिक विकास सिद्धांत देखने को मिलता है। मनोसामाजिक मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कब दिया गया? 1963 में दिया गया। किस में दिया गया? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की जो इनकी पुस्तक थी उसमें ये दिया गया, ठीक है। इनकी एक पुस्तक और है, आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, ठीक है। तो ये इनकी फेमस बुक है जो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है। आपको याद रखना है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन है। और ये जो सिद्धांत है कब दिया गया? ये 1963 में दिया गया। किस बुक में दिया गया? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी,
ठीक है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसको सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पहचान की खोज के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पहचान संकट का सिद्धांत। पहचान संकट का सिद्धांत या पहचान की खोज इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत पहचान की बात करी है, संकट की बात करी है, द्वंद्व की बात की है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसके अलावा इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइफ स्पैन थ्योरी, यानी कि जीवन दायरा सिद्धांत। जीवन दायरा सिद्धांत, ठीक है, या इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। क्योंकि जीवन दायरा सिद्धांत इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में व्यक्ति के विकास की जो संपूर्ण अवस्थाएं होती हैं उसको 8 अवस्थाओं के द्वारा इसको बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें? कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास को 8 अवस्थाओं के माध्यम से बताया गया है। और ये जो 8 अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं कैसी होती हैं? ये बाइपोलर होती हैं। बाइपोलर का मतलब हो गया कि ये द्विध्रुवीय होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? ये होती हैं द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय होती हैं। द्विध्रुवीय का मतलब हो गया कि जिसका एक पक्ष सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, एक कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और दूसरा क्या होगा? ये होगा नेगेटिव। ठीक है, तो इन्होंने जो जीवन दायरा सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, किसको? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को। इसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। 8 अवस्थाएं यानी कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 8 अवस्थाओं में के माध्यम से बताया है, समझाया है। और ये जो 8 अवस्थाएं वो बाइपोलर होती हैं, द्विध्रुवीय होती हैं। द्विध्रुवीय का मतलब है जिसका एक पक्ष पॉजिटिव हो गया, दूसरा पक्ष नेगेटिव हो गया। ठीक है, और इसमें प्रत्येक अवस्था में क्या होता है? एक द्वंद्व होता है। क्या होता है? प्रत्येक अवस्था में द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब का एक कन्फ्लिक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार का संकट होता है, जिसे मनोसामाजिक संकट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोसामाजिक संकट इसको बोला जाता है। आपको पता होगा कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था के अपनी अलग चैलेंजेज होते हैं, अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्ट्रगल करता है, कठिन परिश्रम करता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो अब जो ये मनोसामाजिक संकट है, ये जो मनोसामाजिक संकट है, व्यक्ति जितना जल्दी इस मनोसामाजिक संकट का समाधान खोज लेता है, या फिर कह सकते हैं कि इसके पॉजिटिव साइड की ओर चला जाता है, किसके द्वारा? कुछ अपने अनुभवों के द्वारा, है ना, अच्छे माहौल के द्वारा, अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा वो इसकी पॉजिटिव साइड को अपना लेता है, तो उसका जीवन गुजरता है बेहतर तरीके से। ठीक है, और यदि वो इसकी पॉजिटिव साइड को नहीं ना अपना करके उसे अच्छे माहौल नहीं मिलता है ना, अच्छे अनुभव नहीं मिलते हैं, ठीक है, अच्छी परवरिश नहीं मिलती है, तो वो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? वो नेगेटिव साइड चला जाता है, और इसका जो प्रभाव है उसकी आने वाली जो अवस्थाएं होती हैं उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि व्यक्ति अगर पॉजिटिव साइड को अपना लेता है तो उसका जीवन कैसा गुजरता है? बेहतर तरीके से गुजर जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक तरीके से कन्फ्यूजन होता है कि व्यक्ति किस साइड में जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव और जो ये संकट है, जब ये मनोसामाजिक संकट का समाधान हो जाता है, व्यक्ति पॉजिटिव साइड को अपना लेता है, तब एक गुण का विकास होता है जिसको बोलते हैं मनोसामाजिक गुण। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनोसामाजिक गुण का विकास होता है। ठीक है, ये कब होता है? जब व्यक्ति पॉजिटिव साइड को अपना लेता है, पॉजिटिव रास्ते पर चला जाता है। ठीक है, तो उसका जो जीवन है वो आगे देखने को जो मिलता है वो एक बेहतर जीवन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस अवस्था में 8 अवस्थाओं की बात की गई है। 8 अवस्था। अब ये 8 अवस्थाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं?
तो इसकी जो पहली अवस्था का जो कार्यकाल है वो 0 से 1 वर्ष का होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 18 माह का इसमें होता है। जो इसकी पहली अवस्था है उसका जो कार्यकाल होता है, जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है, 0 से 1 वर्ष या फिर 18 माह की होती है। ठीक है। और जो दूसरी है 18 माह से लेकर के 3 वर्ष। ठीक है। तीसरी जो होती है 3 से 5 वर्ष। चौथी 5 से लेकर के 12 वर्ष। पांचवी 12 से 18 वर्ष। छठवीं अवस्था होती है 18 से 35 वर्ष। सातवीं होती है 35 से 55 वर्ष। और जो आठवीं अवस्था होती है वो होती है 55 के बाद। ठीक है। इसमें 2 4 5 साल ऊपर नीचे चलता है, हर एक किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है। तो वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसके इर्द गिर्द ही आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर पहुंच जाए। ठीक है। इसके से मिलता जुलता ही आएगा, आप इसमें लिंक करके देख सकते हैं। और आपको ये जो अवस्था दिख रही होंगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो अवस्था है, ठीक है, ये अवस्था, इसका जो कार्यकाल है वो सेम वही कार्यकाल है जो आपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में पढ़ा है। ठीक है। क्योंकि इरिक्सन सिगमंड फ्राइड के समर्थक थे, आगे चल के वो उनकी काम प्रवृत्ति के ऊपर विचार में मतभेद पाया गया, तब से वो अलग हुए। ठीक है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये तो वही अवस्था है, इसका जो कार्यकाल है वही है। ठीक है। लेकिन उसके बाद का जो है ये इन्होंने जोड़ा है। अगर हम बात करेंगे 0 से 1 वर्ष या 18 माह, तो इसको इन्होंने बोला है शेषवावस्था। शेषवावस्था बोला है। और 18 माह से 3 वर्ष का जो समय है इसको बोलते हैं प्री बाल्यावस्था। ठीक है। इसको पूर्व बाल्यावस्था। 5 से 12 यानी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। और इसको किशोरावस्था। अठारह से 35 पूर्व वयस्कावस्था, वयस्कावस्था, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रौढ़ावस्था। ठीक है। और 35 से 55 वर्ष यानी कि मध्य वयस्कावस्था, मध्य वयस्कावस्था। और 35 के बाद जो है ये हो गया उत्तर वयस्कावस्था। ठीक है। तो सिंपली आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। ठीक है। एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन उठ करके आ जाता है। तो 0 से 1 वर्ष यानी 18 माह तक शेषवावस्था बोलते हैं। 18 माह से 3 वर्ष की जो समय अवधि है उसको प्री बाल्यावस्था। ठीक है। उसके बाद में 3 से 5 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, 5 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था होती है। और जो 18 से 35 वर्ष पूर्व वयस्कावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, 35 से 55 वर्ष मध्य वयस्कावस्था, और 55 के बाद उत्तर वयस्कावस्था। तो ये 8 अवस्थाएं हैं जो इरिक्सन ने बताई हैं, यानी कि संपूर्ण जो जीवन है उसका जो विकास है उन्होंने इन अवस्थाओं के द्वारा बताया है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक अवस्था के बारे में। ठीक है। तो 0 से 1 वर्ष या फिर 18 माह जिसको शेषवावस्था बोलते हैं, वो अवस्था कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है। तो अगर हम पिछली अवस्था की बात करें, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की बात करें, तो उसमें सिगमंड फ्राइड ने इसी अवस्था का नाम क्या नाम दिया था? मुखी अवस्था नाम दिया था। ठीक है। और इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो स्तनपान छुड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। स्तनपान छुड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है तो बच्चा अपनों को देख करके तो विश्वास दिखाता है, जबकि गैरों को देख करके कैसा दिखाता है? वो अविश्वास प्रदर्शित करता है। यानी अपनों में तो होती है आस्था, गैरों में अनास्था का वो प्रदर्शन करता है। क्योंकि जो बच्चे को खिलाते हैं, प्यार करते हैं, जैसे जिसको गोदी में लेकर के खिलाते हैं, है ना, और उसका वो खाना खिलाना हो गया, यानी फीडिंग हो गया, दूध वगैरह पिलाना हो गया, तो
जो इन चीज़ों को करता है, जो बच्चों के साथ में जिसका अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो उनको देख करके तो बच्चा क्या करता है, विश्वास जताता है। जबकि गैर जब आ जाते हैं तो गैरों को देख करके वो क्या करने लग जाता है, अविश्वास दिखाता है। ठीक है, ये उसका पर्सनल अनुभव होता है, जो उसका देखभाल करते हैं यानी देखभालक होते हैं उसके प्रति। ठीक है, उसके ये पर्सनल अनुभव होते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा ही वो ये सारी चीज़ें प्रदर्शित कर पाता है। ठीक है, तो अपनों को देख करके तो विश्वास करता है यानी ट्रस्ट करता है, और गैरों को देख करके मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास करता है, या फिर इसको अनास्था भी बोल सकते हैं। और जब बच्चे का जो बच्चा पॉजिटिव साइड अपना लेता है, ठीक है, यानी विश्वास करने लग जाता है, तो उसके अंदर एक गुण विकसित होता है जिसको बोलते हैं आशा। आशा यानी कि होप की हम बात कर रहे हैं। होप, एक बच्चे के अंदर एक होप जन्म ले लेती है, होप नाम का एक गुण जन्म ले लेता है। और वो आगे चल के आपको पता ही है, अगर आशा है तब ही कोई काम मतलब कर सकता है व्यक्ति। अगर उसे कोई होप ही नहीं है तो वो काम की शुरुआत नहीं कर सकता है। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि बच्चे में क्या हो जाता है, होप नाम का गुण विकसित हो जाता है। कब? जब वो अपनों पर विश्वास करने लग जाता है। ठीक है, ये हुई पहली अवस्था। अब हम बात करेंगे दूसरी अवस्था की। 18 से 3 वर्ष की अवस्था यानी कि प्री बाल्यावस्था बोलते हैं, इसको टोडलर एज भी बोलते हैं। ठीक है, टोडलर एज भी इसको बोला जाता है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में ठुमक ठुमक के चलता है। और इस अवस्था का नाम है स्वतंत्रता बनाम संदेह। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र होता है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है। कब तक स्वतंत्र होता है? जब तक उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है? तो टॉयलेट ट्रेनिंग मुख्य रूप से इस अवस्था में दी जाती है। ठीक है, 18 से 3 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 वर्ष तक बच्चा क्या है, इन चीज़ों के यानी टॉयलेट के संकेत देने लग जाता है, और 4 वर्ष तक इस चीज़ों पे कंट्रोल करना वो सीख जाता है। तो कंट्रोल करना कैसे सीखता है? क्योंकि उसको फिर वो ट्रेनिंग दी जाती है। किसको द्वारा दी जाती है? परिवारजनों के द्वारा उसको ट्रेनिंग दी जाती है, कि उसको बताया जाता है कि बेटा टॉयलेट करने का स्थान ये नहीं है, ये है। उसको वो आदत डेवलप की जाती है, तब जाके वो बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। तो कुल मिला के बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर कई परिवार में क्या होता है, क्योंकि बच्चा है जैसे बेड पे उसने टॉयलेट कर दिया, तो बच्चा है वो, उसे तो पता नहीं है, वो तो सारी चीज़ों से अनभिज्ञ है ना। तो उसको क्या डांट दिया जाता है, फटकार दिया जाता है भयंकर तरीके से। तो बच्चा क्या है, बिल्कुल संदेह में आ जाता है, उसे संदेह होने लग जाता है। वो अपने आप को लज्जित महसूस करने लग जाता है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस डांटने से ही बच्चे के अंदर कई प्रकार के मनोरोग तक जन्म ले लेते हैं। अब मनोरोग कैसे? कि मान लीजिए बच्चा सो रहा है, और जो सोते सोते क्या हुआ, वो रात में जग जाता है, जगते जगते बोलता है कि मैंने बिस्तर गीला कर दिया, है ना, मैंने टॉयलेट कर दिया। तो इस तरीके से वो जगाने लग जाता है। उसके अंदर लगातार उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि कहीं उसने ऐसा कर दिया तो क्या है, दोबारा से डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी। ठीक है, तो कई बार बच्चा क्या है, जबकि उसने ऐसा किया नहीं होता है, वो जग के ये बोलने लग जाता है कि मैंने टॉयलेट कर दिया, मैंने बिस्तर गीला कर दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो मानसिक रोग कब जन्म लेते हैं, जब हम बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं देते हैं। ये जो अवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर लागू हो, ये दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति पर ये लागू होती है। ठीक है, हर व्यक्ति इन अवस्थाओं को जीता है अपने जीवन में। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग हर व्यक्ति को इसी अवस्था में दी जाती है, इसी अवस्था में वो इन सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम जब बात करें तो बच्चा क्या रहता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसे डांट दिया जाता है तो उसके मन में संदेह, लज्जा का भाव आता है, शक का भाव आ जाता है। और अगर व्यक्ति उसका जो यानी कि वो पॉजिटिव साइड अपना लेता है, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है, तब उसके अंदर एक गुण विकसित होता है जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर। विल पावर उसके अंदर यानी कि डेवलप हो जाती है। और विल पावर आपको पता होगा कि कुछ भी करने की चाह को क्या बोलते हैं, हम इच्छा शक्ति बोलते हैं, जो कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी अवस्था रही। अब हम बात करेंगे 3 से 5 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की। पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करें यहाँ पे, आत्मबल बनाम अपराध यानी कि पहल बनाम दोष। तो इस अवस्था में क्या है, बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का मतलब है कि ये जो अवस्था है, हम बात करें तो नर्सरी एज भी इसको हम बोलते हैं। नर्सरी एज किसको बोलते हैं? नर्सरी एज भी इसी को बोलते हैं।
गढ़ने योग्य अवस्था भी यही होती है। गढ़ने योग्य जो अवस्था होती है वो भी कौन सी होती है, यही होती है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, वो हर काम को करने की पहल करने लग जाता है। उसके अंदर आत्मबल आ जाता है, उसे लगता है कि मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ। चूंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है और गढ़ने योग्य अवस्था यही होती है, इसमें बच्चा क्या है, अनुकरण के द्वारा चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। तो वो जैसा है, जैसे परिवार को सदस्यों को देखता है करते हुए, जैसे अगर उसने माँ को रोटी करते हुए देखा तो वो क्या करेगा, आटा ले लेगा और रोटी बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो कुल मिला के वो पहल कर रहा है चीज़ों को करने की, उसके अंदर आत्मबल आ गया है, वो उसे लगता है कि वो भी कर सकता है ना। अगर वो मान चलिए कि झाड़ू लगाते हुए देख लेगा किसी को, तो खुद भी झाड़ू ले लेगा और लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसमें आत्मबल आ जाता है, किसी भी कार्य को करने की वो पहल करने लग जाता है। लेकिन कई बार वो काम गलत कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो उम्र का बच्चा होता है, यानी 3 से 5 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा होता है, कोई भी काम इतने परफेक्ट तरीके से वो नहीं कर सकता है। अगर जब काम गलत हो जाता है तो उसे क्या होता है, उसे पिटाई तक लग जाती है, थप्पड़ तक मार दिया जाता है। ठीक है, किसको, बच्चे को। तो जब उसको थप्पड़ मार दिया जाता है तब वो, उसके अंदर जो फीलिंग आती है, उसे लगता है कि अपराध का भाव उसे महसूस होने लग जाता है। उसे ऐसा लग जाता है कि क्या मैंने कोई कुछ दोष कर दिया है ना। तो अपने आप को क्या महसूस करने लग जाता है, वो गलत महसूस करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर व्यक्ति का मार्गांतीकरण, यानी कि जो व्यक्ति, जो पॉजिटिव बच्चा जो है, अगर पॉजिटिव साइड को अपना लेता है, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल जाती है, उतना ज़्यादा डांटा फटकारा नहीं जाता है, तो वो डांटा फटकारना नहीं चाहिए। कोई भी अवस्था है, उसकी प्रत्येक अवस्था की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। ठीक है, बच्चे को सिखाने के लिए। अगर हम उसको, बच्चे को डांटेंगे फटकारेंगे तो उसके अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर ही नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो डांटना तो नहीं चाहिए, समझाना चाहिए बच्चे को। तो इस अवस्था में जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है वो होता है उद्देश्य, यानी कि पर्पज। पर्पज इसमें विकसित हो जाता है, मनोसामाजिक गुण। और पर्पज आपको पता ही है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक पर्पज जरूरी होता है। पर्पज होगा तो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी का उद्देश्य नहीं है तो वो क्या काम करेगा, दिन भर सोएगा ही सोएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 3 से 5 वर्ष जो कि नर्सरी एज भी होती है। ठीक है, इसमें शिक्षा के यहाँ पर घर पर ही हो रही होती है, और मेन रूप से घर वालों की जिम्मेदारी इसमें होती है। गढ़ने योग्य अवस्था होती है, संस्कारों की आयु होती है, संस्कारों की शिक्षा इसी समय दी जाती है। तो बच्चा जो है किसी भी काम को करने की पहल कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसे डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, दंड देना चाहिए, मारना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसकी सराहना करनी चाहिए, बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाजुक अवस्थाएं होती है, आपको पता होगा। 5 से 12 वर्ष, अब हम बात कर रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि इसको बोलते हैं स्कूल एज। ये कैसी होती है, स्कूल एज होती है। और इसमें क्या होता है, बच्चा जो है परिश्रम बनामहीनता, यानी कि परिश्रम करता है। परिश्रम करता है, आपको पता है ये जो अवस्था है, पिछले वाली जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में हमने बताई थी कि जो कामुकता क्षेत्र होता है इस अवस्था में, उसका क्या हो जाता है, मार्गांतीकरण हो जाता है। ठीक है, मार्गांतीकरण हो जाता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी को कहाँ पे लगा देता है, खेलने में लगा देता है, दौड़ने भागने में लगा देता है, कार्य को नए नए तरीके से खेलने में लगा देता है। ठीक है, तो तरह तरह के हम कह सकते हैं, जैसे ऊधम बोलते हैं, देखने को मिलते हैं। कब मिलते हैं, ये बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपनी पूरी एनर्जी को कहाँ पे लगा देता है, खेलने में लगा देता है, नए नए कार्य को करने में लगा देता है। ठीक है, तो इसमें जो 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 मुख्य रूप से जो गुण विकसित होता है वो कौन सा होता है, सामर्थ्य होती है, यानी पावर विकसित इसमें होती है। क्योंकि जब बच्चा कार्य करता है, अपनी पूरी कामुकता एनर्जी जो है उसने कहाँ पे लगा दी, खेलने में लगा दी, तो जो यही एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, सामर्थ्य यानी पावर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 12 से 18 वर्ष, यानी कि किशोरावस्था होती है ये। और किशोरावस्था में क्या चलता रहता है, पहचान बनाम द्वंद्व की, यानी कि बच्चों जो किशोर होते हैं उनके मन में यही चलता रहता है कि उनकी क्या पहचान है, क्या नहीं है। ठीक है, एरिक्सन का मानना है, एरिक्सन कहते हैं अपने इस थ्योरी में कि कोई कोई तो किशोरों को बता दे कि उनकी समाज में क्या भूमिका है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि
आपने देखा होगा कि जब बच्चा बड़ा होकर के किसी को सलाह देने लग जाता है तो हम उसको टोक देते हैं कि तू इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी, जो तू हमको सलाह दे रहा है इतना बड़ा नहीं हुआ है, अपने अपने काम पर ध्यान दे। तो ऐसे करके बोल देते हैं। जबकि अगर बच्चा अगर छोटा अगर बन के कोई हरकत करने लग जा रहा है तो फिर भी हम उसको डांट देते हैं कि क्या ये छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो तुम, है ना, अपने काम पे ध्यान दो, तुम अभी अब छोटे नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो। तो उसे लगता है कि जब मैं बड़ा बन के अगर कोई काम कर रहा हूँ तब भी बोल दे रहे हैं कि भाई कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो हमें सलाह दे रहे हो। और छोटा बन के अगर कोई हरकत करता है तब भी उसको ये बोला जाता है कि तुम अभी बच्चे नहीं हो, बड़ों की तरह रहा करो। ठीक है। तो कुल मिला के उनके मन में क्या चलता रहता है, पहचान को लेकर के द्वंद्व चल रहा होता है। ठीक है, पहचान को लेकर के द्वंद्व चल रहा होता है कि वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन जब जो बच्चे का मार्गांतीकरण है, यानी बच्चा जो है पॉजिटिव साइड को अपना लेता है, यानी कि वो समझ जाता है कि उसकी क्या पहचान है, सही गलत अच्छा बुरा, इस सारी चीज़ों को जब वो समझ जाता है तो उसमें जो गुण विकसित होता है वो विकसित होता है कर्तव्य परायण का विकसित होता है। ठीक है, वो समझ जाता है कि उसका क्या कर्तव्य क्या नहीं है, तो कर्तव्य परायणता का विकास इसमें हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि 18 से 35 वर्ष पूर्व वयस्क अवस्था इसको बोलते हैं। और अब जो ये उम्र होती है वो उम्र होती है किसकी, इस अवस्था में अधिकतर लोगों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ठीक है, ये जो अवस्थाएं हैं मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो ये वो अवस्था होती है, यानी कि 18 से 35 की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रत्येक बच्चे की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और जब शादी होने के बाद में पत्नी के साथ में अगर उसके विचार मेल खाते हैं तो उनका जीवन कैसा गुजरता है, बढ़िया तरीके से गुजरता है, बेहतरीन तरीके से गुजरता है। और यदि उनके विचार मेल नहीं खाते हैं तो उनका जीवन कैसा गुजरता है, अलगाव का जीवन गुजरता है। ठीक है। तो घनिष्ठता यानी कि क्योंकि आपको पता है कि ये वो उम्र होती है, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उसके पास भी कोई ऐसा हो, ऐसा कोई फ्रेंड हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ में वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, जो पूरे जीवन भर उसका साथ देने वाला हो। तो कुल मिला के वो जो घनिष्ठता वाली बात होती है तो इस जगह पे वो किसमें कोई अपना दोस्त या साथी चाहता है। ठीक है, और वो साथी की हम बात कर रहे हैं किसकी, पत्नी की बात कर रहे हैं। और पत्नी के साथ में अगर उसके विचार अगर मेल खा रहे हैं, दोनों का जो मिलन है वो एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उनके बीच में जो गुण विकसित होगा वो क्या होगा, वो होगा प्यार का गुण, यानी कि लव नाम का मनोसामाजिक गुण उनमें विकसित होता है। लेकिन अगर उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, अलगाव की स्थिति आ जाती है, तलाक हो जाता है, तो वो उनका जीवन कैसे जाता है, उनका जीवन एक बेकार तरीके से गुजरता है। ठीक है। तो ये थी पूर्व बाल्यावस्था। और अब हम बात करेंगे 35 से 55 वर्ष यानी कि मध्य वयस्क अवस्था की। मध्य वयस्क अवस्था में इसमें क्या होता है कि जिनके विचार, जिन पति पत्नी के विचार मेल खा रहे थे, जिनका जीवन घनिष्ठता से गुजर रहा था, जिनके बीच में प्यार नामक मनोसामाजिक गुण का विकास हुआ था, तो वो क्या करते हैं, वो उत्पादक कार्य करते हैं, उत्पादक कार्य करते हैं। ठीक है। जननात्मकता बनाम स्थिरता भी इस अवस्था को बोला गया है, क्योंकि इस अवस्था में क्या हो जाता है कि बच्चे हो जाते हैं। प्रत्येक जो पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन उनकी जो शुरुआत होती है वो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाता है, उनके बच्चे वगैरह हो जाते हैं। और वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल, बच्चों की परवरिश में लगाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराना हुआ, अच्छे तरीके से पढ़ाना हुआ, फिर बच्चे अगर बड़े हुए तो उसके बाद में उनके लिए भी रहने की और उस चार चीज़ों की व्यवस्था करना, है ना, उनको सेटल करना, कहीं नौकरी लगवाना, मतलब पढ़ाई करवाना है, नौकरी की तैयारी करवाना। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जनरेट करते रहते हैं। किसके लिए, अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए करते हैं, है ना। अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसमें वो अग्रसर कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है। लेकिन जिनका जीवन अलगाव तरीके से गुजरा है, जिनके विचार मैच नहीं खाए थे, उनका जीवन कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उनका जीवन रुक सा जाता है, उनके जीवन में कोई भी एक पॉजिटिव जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो देखने को नहीं मिलता है। और मुख्य रूप से इसमें जो विकास होता है वो किसका होता है, देखभाल का होता है, यानी कि इस मनोसामाजिक संकट का जो समाधान कर लेता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा विकसित होता है गुण, देखभाल विकसित होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 55 के बाद यानी उत्तर वयस्क अवस्था की।
और इसमें क्या होता है, ईमानदारी बनाम निराशा, यानी कि जिस व्यक्ति का जीवन घनिष्ठता से गुजरा, जिसके विचार मैच खाए, जिनके विचार मेल खाए, उनका जीवन तो घनिष्ठता से गुजरा, और उन्होंने क्या किया, आगे चल के उत्पादन कार्य किया, अच्छा उत्पादन कार्य किया, है ना कुछ अच्छा जनरेट किया, तो उनके अंदर जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आती है ईमानदार वाली, ईमानदारी की फीलिंग आती है, क्योंकि वो यहाँ पर बैठ करके, यानी कि 55 साल की उम्र पे वो बैठ करके अपने पूरे जीवन पर वो नज़र डाल रहे होते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या नहीं किया। तो जिन लोगों ने अच्छा किया, है ना, जिन लोगों ने अच्छा घनिष्ठता का जीवन गुजारा, जिन्होंने अच्छा उत्पादन कार्य किया, तो उनके अंदर जो फीलिंग आती है वो ईमानदारी की आती है। जबकि जिन लोगों के विचार मैच नहीं खाए थे, जिनका अलगाव हो गया था, जिनका जीवन स्थिर हो गया था, उनके अंदर जो फीलिंग आती है वो आती है निराशा वाली। उन्हें क्या महसूस होता है, उन्हें निराशा महसूस होती है, यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, जिनका जीवन अच्छी तरीके से गुजरा, उन्हें अपना संपूर्ण जीवन कैसा लगता है, एक अच्छा जीवन लगता है, ईमानदारी वो फील करने लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का जीवन अच्छी तरीके से नहीं गुजरा है, वो क्या महसूस करते हैं, वो निराशा महसूस करते हैं। और मुख्य रूप से इसमें जो गुण विकसित होता है, मनोसामाजिक गुण विकसित होता है, वो होता है परिपक्वता। ठीक है, तो ये 8 अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाएं आपने भली बात समझ ली होंगी। एक बार रिवीजन के तौर पे आप दोबारा इनको देख लीजिए कि 0 से 1 वर्ष यानी 18 माह, इसको शेषावस्था का नाम दिया गया है। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो कई तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो अगर हम स्टेट टेट की बात करें तो उसमें उतने ज़्यादा पेडागोजिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो एरिक्सन है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेते हैं कि 0 यानी जो शेषवावस्था है, यानी 0 से 1 वर्ष या 18 माह का जो समय है, एरिक्सन ने उसका क्या नाम दिया है, तो उसका नाम विश्वास बनाम अविश्वास दिया है। या फिर ऐसे पूछ लेता है, आत्मबल बनाम अपराध भाव का जो समय अवधि जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 30 से 5 वर्ष की दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए रिविजन एक बार देख लेते हैं। तो 0 से 1 वर्ष या 18 माह उसको बोलते हैं शेषवावस्था बोलते हैं। विश्वास अविश्वास, यानी कि बालक अपनों को देख करके तो विश्वास करता है और गैरों को देख करके अविश्वास का भाव प्रकट करता है। ठीक है, और इसमें जो इस मनोसामाजिक संकट का समाधान अच्छे तरीके से कर लेता है, उसके अंदर एक गुण विकसित होता है जिसको बोलते हैं होप, यानी कि आशा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 18 माह से लेकर के 3 वर्ष यानी प्री बाल्यावस्था की, टोडलर एज इसको बोला जाता है, यानी कि बच्चा ठुमक ठुमक कर इसमें चलता है। स्वतंत्रता बनाम संदेह, बच्चा हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस अवस्था में मुख्य रूप से टॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पे उसको टॉयलेट करना है, कहाँ पे उसको नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा करने पर बच्चे को डांट देते हैं, जिससे उनके अंदर क्या है, लज्जा का भाव आने लग जाता है। लज्जित बच्चा महसूस करता है, अपने आप में संदेह करने लग जाता है। ठीक है, और कई बार मनोरोगी तक बच्चा बन जाता है। ठीक है, और जो इस मनोसामाजिक संकट का समाधान अच्छे तरीके से कर लेता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है, तो उसके अंदर जो गुण विकसित होता है वो होती है इच्छा शक्ति। ठीक है, यानी कि विल पावर। उसके बाद 3 से 5 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था की हम बात कर रहे हैं, नर्सरी एज की बात कर रहे हैं, है ना। विद्यालय पूर्व की आयु भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, विद्यालय पूर्व की आयु भी इसी को बोलते हैं, है ना। गढ़ने योग्य अवस्था भी कौन सी होती है, यही होती है। गढ़ने योग्य अवस्था मतलब संस्कारों की आयु होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा पहल करने लग जाता है, हर काम को पहल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर आत्मबल आ जाता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे लगता है कि मैं भी वही काम कर सकता हूँ जो ये सामने वाला कर रहा है। वो जैसे भी देखता है, कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। अगर वो झाड़ता हुआ देखेगा घर वालों को, तो झाड़ू लेकर खुद भी झाड़ने की कोशिश करेगा। अगर जैसे कोई बर्तनों को साफ करता है, तो उसी तरीके से वो भी उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करता है। एक्टिंग नहीं, दरअसल वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर वो रोटी बना रहे हैं तो रोटी भी आटा लेकर के बनाने की कोशिश करते हैं। और कई बार जब ये काम खराब हो जाता है तो बच्चे को पीट दिया जाता है, उसको चांटा तक लगा दिया जाता है। तो उससे क्या है, बच्चा फिर क्या महसूस करने लग जाता है, अब वो क्या क्या महसूस करने लग जाता है, अपराध भाव वो महसूस करने लग जाता है, अपने आप को गलत महसूस करने लग जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें जो विकसित होता है, मनोसामाजिक गुण विकसित होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 5 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था की, यानी कि स्कूल एज इसमें बोलते हैं। और स्कूल एज जब शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे स्कूल के टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से उसको
मोटिवेट करना, उसका मार्गदर्शन करना, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस अध्यापक की होती है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि बच्चा परिश्रम करता है क्योंकि उसके जो कामुकता क्षेत्र होता है उसका मार्गान्तीकरण हो जाता है और वो पूरी जो है उसकी एनर्जी होती है वो कहाँ पे लगा देता है? खेलने में लगा देता है, तरह-तरह के कार्य में लगा देता है। ठीक है? तो उसमें मुख्य रूप से जो चीज़ विकसित होती है वो पावर यानी कि सामर्थ्य विकसित होती है। ठीक है? जो अन्वेषण वाले कार्य होते हैं वो तो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं यहाँ पे। व्यक्ति नए-नए तरीके से कार्य करेगा, वो किसमें होते हैं? इसमें होते हैं। ठीक है? और जो खेलने वाली बात होती है वो किसमें आएगी? वो इसमें आएगी क्योंकि बच्चा तरह-तरह के खेल खेलता है, दौड़ता, भागता है, कूदता है, कूदम मचाता है, वो किसमें? इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था की और इसमें बच्चे के अंदर पहचान को लेकर के द्वंद्व चल रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और जब वो इस मनोसामाजिक संकट का समाधान खोज लेता है, तब यानी वो पहचानने लग जाता है अपने आप को कि क्या उसे करना है, क्या नहीं करना है, तब उसके अंदर एक गुण विकसित होता है जिसको बोलते हैं कर्तव्य परायणता। ठीक है? अब हम बात करेंगे 18 से 35 वर्ष यानी कि पूर्व वयस्कावस्था की और इसमें घनिष्ठता बनाम अलगाव यानी कि यहाँ पर हो जाती है प्रत्येक बच्चे की शादी हो जाती है ना? पति-पत्नी वाला यानी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। अब जिन पति-पत्नियों के विचार आपस में मेल खाते हैं, है ना? अच्छे रिश्ते वो निभाते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, है ना? एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, एक-दूसरे को जो एक-दूसरे के प्रति जो समर्पण वाली जो भावना होती है वो विकसित होती है, तो उनका जीवन गुज़रता है घनिष्ठता से और जिनके बीच में ऐसा नहीं हुआ होता है, तो वो उनका हो जाता है तलाक, अलग-अलग तरीके से रहने लग जाते हैं और उनका जो जीवन है वो गुज़रता है कैसा? अलगाव उनके जीवन में आ जाता है ना? अलग रहने लग जाते हैं और एक तरीके से स्थिरता उनके जीवन में आ जाती है। तो जो ये मनोसामाजिक संकट होता है यानी कि घनिष्ठता और अलगाव के बीच की जो बात होती है यानी कि एक मनोसामाजिक संकट की हम बात कर रहे हैं जब व्यक्ति इसका क्या देख लेता है इसको प्रॉपर इसको सॉल्व कर लेता है, इसका समाधान खोज लेता है, तो उसके अंदर जो विकसित होता है वो एक प्यार नाम का मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। ठीक है? किसमें होता है? जो जीवन घनिष्ठता से गुज़ारते हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करें 35 से 55 वर्ष यानी मध्य वयस्कावस्था की और इसमें जो जिनके विचार मेल खाए थे, जिन्होंने जीवन घनिष्ठता से गुज़ारा था, वो उत्पादन कार्य करते हैं, है ना? इस उम्र में बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे की परवरिश करते हैं, बच्चे के लिए क्या वो अच्छा कर सकते हैं, अपना बेस्ट करते हैं, है ना? जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जैसे उनका कहीं मतलब सेटल करना हो गया, उनके लिए घर बनवाना हो गया, है ना? अच्छी परवरिश हो गई, अच्छा पढ़ाना-लिखाना हो गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें करते हैं। यानी अच्छा उत्पादन कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जनरेट करते हैं, किसमें? इस अवस्था में करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? 35 से 55 वर्ष की बात कर रहे हैं और जब जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, यानी जो लोग अलगाव का जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है? उनमें आ जाती है स्थिरता। ठीक है? तो एक पॉजिटिव तरीके से यानी कि जो व्यक्ति इसके पॉजिटिव साइड को अपना लेता है, तो उसको उसके अंदर जो गुण विकसित होता है वो कौन-सा होता है? वो होता है देखभाल, केयर टेक, ठीक है? मुख्य रूप से यहाँ पे किसकी बात हो रही है? केयर टेक यानी देखभाल यानी कि बच्चों की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे कि 55 के बाद यानी उत्तर वयस्कावस्था की और इसमें क्या होता है कि जिन लोगों ने घनिष्ठता का जीवन गुजारा, जिन लोगों ने अच्छा उत्पादन कार्य किया, उनको क्या महसूस होता है? उनको एक ईमानदारी वाली फीलिंग आती है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया, ठीक है? और जिन लोगों ने जीवन कैसा गुजारा था, अलगाव का जीवन गुजारा था, उनके जीवन में स्थिरता आ जाती है और वो उनके हाथ में क्या लगती है? निराशा हाथ लगती है। उनको अब ये लगता है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही खो दिया, है ना? किसी एक जो अच्छा जो उद्देश्य होता है ना? उसके प्रति वो नहीं अपने जीवन को चला पाए, ठीक है? तो कुल मिला के उन्हें कैसे निराशा हाथ लगती है और उनके बीच में जो गुण विकसित होता है, किसके? जो पॉजिटिव साइड को अपना लेते हैं, है ना? जो जो मनोसामाजिक संकट का अच्छा समाधान ढूँढ लेते हैं, तो उन्हें क्या ये परिपक्वता नाम का गुण उनके अंदर विकसित होता है। तो ये जो अवस्थाएँ आपने समझ ली। आई होप आपने ये अवस्थाएँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझी होंगी और एग्ज़ाम में कई बार ये सेम टू सेम ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, सीक्वेंस में पूछ ली जाती हैं कि इनका क्रम बताइए। ये चीज़ें बिल्कुल क्रम से ही हैं, आपको भी क्रम से ही ये याद रखनी है, ठीक है? और इनका जो समय सीमा है, आप एक बार इस चीज़ को इसी तरीके से याद कर लीजिए, बाकी जो ऑप्शन जो आते हैं, वो 1-2 साल ऊपर-नीचे या इधर-उधर आते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप
आराम से अगर आपको ये याद है तो आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।